नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल एस मिश्रा जी टेक में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस के फर्स्ट चैप्टर की, यानी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण की। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना और बताना कमेंट में कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले आप इस चैप्टर के पाठ्यक्रम को तो देख लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के विषय में पढ़ेंगे, क्या होता है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। फिर पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण के विषय में, आखिर ये रासायनिक समीकरण होता क्या है। फिर पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। फिर उसके बाद पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, दोनों तरफ बैलेंसिंग करना कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो वो देखेंगे। फिर उसके बाद रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार देखेंगे, काफी सारी अभिक्रियाएं देखेंगे और संचारण और विकृति गंधिता आखिर में देखेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारी हेडिंग है भौतिक परिवर्तन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल चेंज। दोस्तों, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के केवल भौतिक गुण जैसे आकार, रंग और अवस्था आदि बदलते हैं, लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जिसमें कोई नया पदार्थ न बने तो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और रासायनिक परिवर्तन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल चेंज, ऐसा परिवर्तन जिसमें एक या अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसमें बने पदार्थ के गुण पहले से भिन्न होते हैं। जो भौतिक परिवर्तन होता है उसमें नया पदार्थ प्राप्त नहीं होता, परंतु रासायनिक परिवर्तन में ऐसा होता है कि नया पदार्थ बनता है, परंतु जो पदार्थ बनता है वो पहले वाले पदार्थों से भिन्न गुण वाला होता है। दोस्तों, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है चीनी का जल में घुलना। जब चीनी को जल में घोला जाता है ना, तो पानी ही तो रहता है और कुछ तो प्राप्त होता नहीं है। तो इसलिए यह भौतिक परिवर्तन है, मतलब कि हमें नया पदार्थ नहीं प्राप्त होता है, पहले वाला ही पदार्थ यानी कि पानी रह जाता है। फिर आता है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। तो लोहे में जो जंग लगती है ना, वो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होती है। जब लोहा हवा और नमी के संपर्क में आता है तो उस पर आयरन ऑक्साइड की परत बन जाती है। यह एक नया पदार्थ होता है, इसलिए यह एक रासायनिक परिवर्तन है। जब लोहे में जंग लगती है तो लोहा लोहा नहीं रह जाता, जबकि उससे बदतर पदार्थ बन जाता है, इसलिए यह एक रासायनिक परिवर्तन है। क्योंकि लोहे से जंग प्राप्त हो रही है, नया पदार्थ बन रहा है, तो रासायनिक परिवर्तन होगा। अब हम पढ़ लेते हैं रासायनिक समीकरण के विषय में, केमिकल इक्वेशन के विषय में। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के संकेतों यानी कि सिंबल्स और सूत्रों यानी कि फॉर्मूला के माध्यम से संक्षेप में लिखने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। दोस्तों, ये डिफिनीशन तो आप याद ही कर लीजिए, क्योंकि ये अधिकतर एग्जाम्स में पूछी जाती है। उदाहरण के लिए, जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाया गया तो हमें प्राप्त हुई मैग्नीशियम ऑक्साइड, जब Mg+O2 = MgO। तो दोस्तों, यह एक रासायनिक समीकरण है। आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अब हम अभिकारक और उत्पाद के विषय में पढ़ लेते हैं। तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की शुरुआत में उपस्थित होते हैं और आपस में प्रतिक्रिया करते हैं, उन्हें अभिकारक कहते हैं। और उत्पाद क्या होता है? नए पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनते हैं, उन्हें उत्पाद बोलते हैं। उदाहरण के लिए, जब हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की क्रिया कराई तो हमें प्राप्त हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों ही अभिकारक हैं। पहले वाले अभिकारक और जो प्राप्त होते हैं उत्पाद कहलाते हैं। तो इस अभिक्रिया में MgO प्राप्त हुआ, अर्थात यह एक उत्पाद है। तो आशा करती हूँ यह भी समझ गए होंगे। दोस्तों, अब हम रासायनिक समीकरण यानी कि केमिकल इक्वेशन लिखने की विधि देख लेते हैं। तो दोस्तों, पहला स्टेप होता है कि अभिक्रिया को शब्दों में लिखो, जैसे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। फिर आता है दूसरा स्टेप, उनके जो अभिक्रिया शब्दों में लिखी गई है उसको फॉर्मूला में लिखो, मतलब कि मैग्नीशियम का फॉर्मूला Mg होता है और ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 होता है, जिससे हमें प्राप्त होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो दोस्तों, उसको भी लिखो कि तीर लगाकर मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO लिखो। फिर उसके बाद आता है तीसरा स्टेप, जिसे संतुलन होता है। दोनों तरफ की अभिक्रियाओं के तत्वों और यौगिक को इक्वल करो। तो यही सही और पूरा रासायनिक समीकरण है। आशा करती हूँ यह भी समझ गए होंगे।
दोस्तों फिर आता है संतुलित रासायनिक समीकरण, यानी कि रासायनिक समीकरण को बैलेंस कैसे करते हैं। जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पाद दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो संतुलित करने की विधि क्या होती है। पहला स्टेप होता है असंतुलित समीकरण लिखो, जैसे कि असंतुलित समीकरण मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ, तो इसे पहले असंतुलित तरीके से लिखो, यानी ये असंतुलित है तो ऐसे ही लिखा है। फिर उसके बाद आता है दूसरा स्टेप, परमाणु गिनो, यानी कि मैग्नीशियम में जो परमाणु है वो लेफ्ट तरफ यानी कि अभिकारक की तरफ एक परमाणु है और राइट तरफ जो है वो भी एक है, तो दोनों तरफ इक्वल है। फिर उसके बाद आता है ऑक्सीजन का, लेफ्ट तरफ तो दो है और लेकिन राइट तरफ वन ही है, तो हम इसको संतुलित करेंगे तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में इधर जो हमें उत्पाद में प्राप्त हुआ है तो दो उत्पाद में प्राप्त हो जाएगा। ऑक्सीजन दो कर देंगे, इसमें दो से गुणा कर देंगे तो इधर तो 2 mg हो जाएगा, तो इधर भी हमको दो करना पड़ेगा अभिकारक की तरफ, तो हमारा फिर mg बराबर करो, जैसे कि 2 mg प्लस O2 इज इक्व टू 2 mgO हो जाएगा। यही आपका संतुलित समीकरण है। आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये मैंने कुछ अभ्यास के लिए प्रश्न रखे हैं, आप जरूर ट्राई कीजिए। अगर नहीं आता है तो फिर आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है दोस्तों फिर हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं, यानी कि केमिकल इक्वेशन की डिफिनीशन की। तो रासायनिक अभिक्रिया में जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से क्रिया करता है तब नया पदार्थ बनता है। दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, जब एक या एक से अधिक पदार्थों के परमाणु पुनर्व्यवस्थित होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस क्रिया को रासायनिक समीकरण कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। पदार्थ, तत्व या यौगिक कुछ भी हो सकता है। जो अभिक्रियाएं होती हैं उसमें पदार्थ भी आ सकते हैं और तत्व भी आ सकते हैं, यौगिक भी आ सकते हैं, मतलब कि तत्व या यौगिक कुछ भी हो सकता है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार क्या होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया मुख्यतः 5 प्रकार की होती हैं। योगात्मक अभिक्रिया, दूसरा अपघटन अभिक्रिया, तीसरी प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया, चौथी अपघटन अभिक्रिया, पांचवी वियोजन अभिक्रिया। तो चलिए इनके विषय में हम विस्तार से पढ़ते हैं। तो पहली रिएक्शन आती है योगात्मक, बोले तो संयोजन अभिक्रिया। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक जो भी हो सकते हैं, आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, अर्थात जिनमें दो तत्वों का योग होकर यौगिक बनता है, उसे ही योगात्मक यानी कि संयोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। इसमें संश्लेषण अभिक्रिया भी कहा जाता है। जो योगात्मक यानी कि संयोजन अभिक्रिया, इसे संश्लेषण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो उदाहरण के लिए सल्फर को वायु यानी कि ऑक्सीजन में जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। तो सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर योग होकर सल्फर डाइऑक्साइड बना, तो इसे योगात्मक अभिक्रिया ही बोलेंगे ना। फिर दूसरी अभिक्रिया होती है जब कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि बुझा चूना CaO की क्रिया जल के साथ कराई जाती है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस प्राप्त होता है तथा ऊष्मा निकलती है। तो इसमें भी CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ H2O के साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH का होल ट्वाइस प्राप्त होता है। तो इसमें भी CaO और H2O का योग ही तो हुआ, तो ये भी योगात्मक अभिक्रिया हो गई। आशा करती हूँ ये आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों अब दूसरी अभिक्रिया है अपघटन अभिक्रिया। अभिक्रिया जिनमें कोई यौगिक अपने अवयवों या छोटे छोटे सरल पदार्थों में टूट जाता है उसे अपघटन कहते हैं। नाम से ही क्लियर है कि अपघटन मतलब कि वियोजित हो जाना। तो उदाहरण के लिए कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को गर्म करने पर यह कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। जब CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को अभिकृत करते हैं, गर्म करते हैं, तो वह CaO यानी कि बिना बुझा चूना और कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। यह अपघटन अभिक्रिया है। और फिर दूसरी है पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर यह पोटेशियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। जैसे कि आप अभिक्रिया देख सकते हैं
KClO3 को हम गर्म करेंगे तो हमें प्राप्त होगा KCl तथा ऑक्सीजन गैस। तो यह भी अपघटन अभिक्रिया हुई। तीसरी आती है फेरस सल्फेट को अधिक गर्म करने पर यह फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है। जब हम FeSO4 को अधिक गर्म करते हैं, थोड़ा गर्म करने में काम नहीं चलता, अधिक गर्म करते हैं तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 प्राप्त होता है। तो इसमें भी FeSO4 अपघटित हो गया, इसलिए यह अपघटन अभिक्रिया है। तो ये भी आपको समझ में आ गई होगी। अगली चलते हैं। अगली रिएक्शन है विस्थापन अभिक्रिया। जिन अभिक्रिया में किसी यौगिक के किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह के स्थान पर अन्य परमाणु जुड़ जाता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व वाले से विस्थापित होता है। मतलब कि अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को विस्थापित कर देगा, अपना बल दिखाएगा, तो वह विस्थापित हो जाएगा। तो इसे विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। उदाहरण के लिए पहला उदाहरण है जिंक और हाइड्रोजन सल्फेट की अभिक्रिया कराई गई तो जिंक सल्फेट तथा H2 गैस प्राप्त हुई, जिसमें आप देख सकते हैं H2 का स्थान जिंक ने ले लिया और जिंक का स्थान H2 ने ले लिया। इसी तरह सभी अभिक्रियाएं हैं। दूसरी में है Cu की अभिक्रिया AgNO3 के साथ कराई गई तो Ag का स्थान Cu ने ले लिया और Cu का स्थान Ag ने ले लिया। तो यह भी विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक इसी तरह बाकी भी अभिक्रियाएं हैं, इनको भी आप तैयार कर लीजिए। अगली अभिक्रिया आती है द्विविस्थापन अभिक्रिया अर्थात उभय विस्थापन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिनमें दो आयनिक यौगिक के आयन आपस में स्थान बदलते हैं, जैसे कि NaCl तथा AgNO3 की अभिक्रिया कराई गई तो ये दोनों ही आयनिक यौगिक होते हैं। NaCl का आयनिक यौगिक Na+Cl- होता है। AgNO3 में होता है Ag3+ प्लस NO3 2-। तो ऐसा होता है, मतलब ये भी आयनित अभिक्रिया है। मैंने आपको आयन थोड़ा सा गलत बता दिया। तो NaCl प्लस AgNO3 की अभिक्रिया कराते हैं तो AgCl और NaNO3 मतलब आपस में आयनिक यौगिक अपना स्थान बदल लेते हैं। तो दूसरी अभिक्रिया है BaCl2 की अभिक्रिया Na2SO4 के साथ कराते हैं तो BaSO4 प्लस 2NaCl प्राप्त होता है। तो ये भी द्विविस्थापन यानी कि उभय विस्थापन अभिक्रिया हो गई, जिसमें आयनिक यौगिक अपना स्थान बदलते हैं। तो आशा करती हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। अगली अभिक्रिया आती है वियोजन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ घोल में अपने आयनों में टूट जाता है, जैसे कि NaCl को जब हम घोल में घोलते हैं, मतलब पानी में घोलते हैं, तो वह Na+ और Cl- आयनों में टूट जाता है। उसी प्रकार हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl को हम पानी में घोलते हैं तो H+ Cl- में टूट जाता है। उसी प्रकार KOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम पानी में घोलते हैं तो K+ और OH- में टूट जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया जिनमें किसी यौगिक को पानी में घोलने पर वो आयनों में टूट जाए तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। आशा करती हूँ यह भी समझ गए होंगे। अगली हम बात करेंगे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। दोस्तों यह अभिक्रिया का पार्ट नहीं है, रासायनिक अभिक्रिया का पार्ट नहीं है, ये अलग से अभिक्रियाएं होती हैं। इन पर एक प्रश्न जरूर आता है कि बताइए ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कौन सी है और ऊष्माशोषी अभिक्रिया कौन सी है। तो दोस्तों उसके विषय में भी हम पढ़ लेते हैं। तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिनमें फलस्वरूप ऊष्मा उत्सर्जित होती है, उन्हें ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं कहते हैं। जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित हो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया हो जाएगी। तो उदाहरण के लिए जब हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का संयोग करके अमोनिया बनाते हैं ना, तो उसमें 393.5 किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। जैसे कि अभिक्रिया में देख सकते हैं, नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन को हमने अभिक्रिया कराई तो हमें 2NH3 प्राप्त हुआ और साथ में ऊष्मा भी प्राप्त हुई जो कि 393.5 किलो जूल हो जाएगी। तो यह एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है क्योंकि इसमें ऊष्मा मुक्त हो रही है। और दोस्तों यह अभिक्रिया जो है ना, इसे हैबर अभिक्रिया कहते हैं। इसका नाम हैबर विधि है। तो दोस्तों आशा करती हूँ ऊष्माक्षेपी समझ गए होंगे। अब ऊष्माशोषी के विषय में पढ़ लेते हैं। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का अवशोषण होता है, मतलब ऊष्मा को जोड़ना पड़ता है अभिक्रिया में, तब हमें यौगिक प्राप्त होता है। तो उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए
नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया ऊष्मा के साथ कराई गई तो हमें नाइट्रोजन ऑक्साइड प्राप्त हुआ। तो यह एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। जब कार्बन और सल्फर की अभिक्रिया कराई गई ना तो हम ऊष्मा भी उसमें डालेंगे तभी हमें CH2 प्राप्त होगा। फिर उसके बाद दूसरी भी यही अभिक्रिया लिख गई है बाय मिस्टेक। तो दोस्तों आशा करती हूँ यह भी समझ गए होंगे। जिसमें ऊष्मा का शोषण हो मतलब कि अवशोषित किया जाए तो ऊष्माशोषी, और अगर ऊष्मा मुक्त हो तो उसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। आगे चलते हैं। अगली अभिक्रिया है मंद अभिक्रियाएं और तीव्र अभिक्रियाएं। वे अभिक्रियाएं मंद अभिक्रियाएं जो बहुत धीमी गति से होती हैं मंद अभिक्रियाएं कहती हैं। नाम से ही क्लियर है, स्लो रिएक्शन यानी कि बहुत धीमी गति में होती हैं। तो पहला उदाहरण क्या है, लोहे का जंग लगना एक मंद अभिक्रिया है। यह थोड़े समय से लेकर के कई शताब्दी तक का समय ले सकता है, तो वो मंद अभिक्रियाएं होंगी। दूसरा उदाहरण है भोजन का सड़ना। जब भोजन 4 से 5 दिन रखा रहता है तभी वह सड़न पैदा हो जाती है, इसलिए यह एक मंद अभिक्रिया है, काफी टाइम लेता है पूरा करने में। फिर आती है तीव्र अभिक्रियाएं, इसको इंग्लिश में फास्ट रिएक्शन बोलते हैं। नाम से ही क्लियर है, वे अभिक्रियाएं जो बहुत तेज गति से होती हैं उन्हें तीव्र अभिक्रियाएं कहते हैं। उदाहरण के लिए पहला उदाहरण है सोडियम का पानी के साथ अभिक्रिया। यह अभिक्रिया बहुत ही तीव्र अभिक्रिया होती है। तो इसमें जब हमने 2Na 2 सोडियम की अभिक्रिया 2 जल से कराई तो हमें 2 नाइट्रोजन सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा H2 गैस प्राप्त हुई। तो यह तीव्र अभिक्रिया है। इसी प्रकार अम्ल और क्षार की अभिक्रिया जब कराते हैं तो लवण प्राप्त होता है, तो यह भी एक तीव्र अभिक्रिया होती है। आशा करती हूँ ये समझ गए होंगे। अगला हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण तथा अपचयन। यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। तो दोस्तों इसके विषय में भी तैयार कर लेना। अभिक्रियाओं चैप्टर से बहुत ही अधिकतम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए आप इनको मन लगा के पढ़िए। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है, वह प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन या विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ता है। जब ऑक्सीजन और या फिर विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़े तो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। और हाइड्रोजन या विद्युत धनात्मक तत्व हटे मतलब पृथक हो, दूर जाए, तो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। बोले तो ऑक्सीजन या विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़े और हाइड्रोजन या विद्युत धनात्मक तत्व भागे तो उसे ही ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, ऑक्सीकरण में किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है। जब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी ना तो वह ऑक्सीकरण संख्या वो रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आशा करती हूँ समझ गए होंगे। उदाहरण समझिए। पहला उदाहरण है ऑक्सीजन का जुड़ना। तो जब हम 2 Mg को में ऑक्सीजन को जोड़ते हैं तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। यह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। दूसरा आता है विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुड़ना। तो जब Mg में हम विद्युत ऋणात्मक तत्व अर्थात क्लोरीन जोड़ते हैं तो हमें MgCl2 प्राप्त होती है। यह भी एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। फिर तीसरा आता है हाइड्रोजन का निकलना। जब H2S में ऑक्सीजन को जोड़ते हैं ना तो हमें 2 सल्फर प्राप्त होती हैं, लेकिन H2O निकलता है जिसमें से हाइड्रोजन निकलता है। H2S से हाइड्रोजन निकलकर ऐसे ही बचता है, वही हम बताना चाहते हैं कि हाइड्रोजन निकल रहा है। तो यह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। चौथी है विद्युत धनात्मक तत्व का निकलना। तो जब हम Ki की अभिक्रिया जल से या फिर ऑक्सीजन गैस से या फिर नहीं दोनों से कराने पर हमें प्राप्त होता है AOS तथा I2 और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो इसमें विद्युत धनात्मक तत्व जुड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, आशा करती हूँ आप ऑक्सीकरण के विषय में समझ गए होंगे। अब हम अपचयन के विषय में पढ़ते हैं। तो वह अभिक्रिया वह प्रक्रिया जिसमें हाइड्रोजन या विद्युत धनात्मक तत्व जुड़ता है और ऑक्सीजन या विद्युत ऋणात्मक तत्व पृथक होता है, तो वह अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, अपचयन में किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या घटती है। जब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी तो ऑक्सीकरण रिएक्शन हो जाएगी और जब घटेगी तो अपचयन हो जाएगी। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन का जुड़ना। जब हाइड्रोजन जुड़ता है ना ब्रोमीन में, हाइड्रोजन सल्फाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन से कराते हैं तो हमें हाइड्रोजन ब्रोमाइड तथा सल्फर गैस प्राप्त होती है। तो इसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, Br अलग है और इसमें हाइड्रोजन जुड़ जा रहा है, तो यह एक अपचयन अभिक्रिया है। दूसरा आता है विद्युत धनात्मक तत्व का जुड़ना। जब हम HgCl2 की अभिक्रिया SnCl2 से कराते हैं ना तो हमें Hg2Cl2 तथा SnCl4 प्राप्त होता है। इसमें विद्युत धनात्मक तत्व जुड़ रहा है। Hg2 में
जुड़ रहा है। फिर उसके बाद आता है तीसरी अभिक्रिया, ऑक्सीजन का निकलना। जब CuO की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं तो Cu से ऑक्सीजन निकलकर H2 में जुड़ जाता है, यह भी एक अपचयन अभिक्रिया है। चौथी आती है विद्युत ऋणात्मक तत्व का निकलना। जब हम FeCl3 की अभिक्रिया SO2 तथा जल के साथ कराते हैं तो हमें प्राप्त होती है 2FeCl2 प्लस H2SO4 प्लस 2HCl, तो यह भी एक अपचयन अभिक्रिया है। अगली अभिक्रियाएं हैं मेरी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। इसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों होता है। ऑक्सीकरण प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है जबकि अपचयन प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं। इस प्रकार ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं, अर्थात एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऑक्सीकरणित होता है तथा दूसरा पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपचयित हो जाता है। तो जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों साथ में होती हैं उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए पहला उदाहरण है CuO प्लस H2 इज इक्वल टू Cu प्लस H2O। ठीक है दोस्तों, इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकलती है और तथा हाइड्रोजन द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण कर ली जाती है। जब CuO की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं तो Cu तो पहले 2 में था, मतलब कि CuO था, अब इससे Cu निकल जा करके हाइड्रोजन में जुड़ गया, यानी कि कॉपर तथा जल प्राप्त हो गया। तो इसमें दोनों ही अभिक्रियाएं हो रही हैं, एक एक विद्युत ऋणात्मक तत्व छोड़ रहा है तो एक प्राप्त कर रहा है, तो यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया हो गई। दूसरा आता है जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया कार्बन से करा रहे हैं तो जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होता है। इसमें क्या हुआ, पहले जिंक के साथ ऑक्सीजन भी था, लेकिन अब अभिक्रिया कराने के बाद जिंक अकेला रह गया और कार्बन के साथ ऑक्सीजन चला गया, तो इसलिए यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। इसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों ही साथ में हो रहे हैं। अगला हम समझेंगे ऑक्सीकारक तथा अपचायक के विषय में। ठीक है दोस्तों, तो ऑक्सीकारक क्या होता है, पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं ऑक्सीकारक कहलाते हैं। एक ऑक्सीकारक पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में अपचयित होता है, मतलब जब हम अपचयन अभिक्रिया देखेंगे ना तो जो हमें प्राप्त पदार्थ होता है ना उसे ही ऑक्सीकारक कहते हैं। ये आप गलतफहमी बिल्कुल मत रखना कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में प्राप्त पदार्थ ऑक्सीकारक कहलाता है, बिल्कुल नहीं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया से प्राप्त पदार्थ अपचायक कहलाता है। ठीक है दोस्तों, और अपचयन प्रक्रिया से प्राप्त पदार्थ ऑक्सीकारक कहलाता है। ये उल्टा होता है, तिर्यक गुणा। तो ऑक्सीकारक में क्या होता है, पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं ऑक्सीकारक होता है। एक ऑक्सीकारक पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में अपचयित होता है। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन, ओजोन, हाइड्रोजन परऑक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट, नाइट्रिक अम्ल, क्लोरीन, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड आदि। और अपचायक क्या होते हैं, अपचायक पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, मतलब कि ऑक्सीकारक ग्रहण करते हैं और अपचायक त्याग करते हैं, इसलिए वे स्वयं ऑक्सीकारित नहीं हो जाते हैं। उदाहरण के लिए स्टेनस क्लोराइड, हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन, नाइट्रिक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि। तो दोस्तों आशा करती हूँ यह भी समझ गए होंगे। दोस्तों इसे ज़रूर से ज़रूर याद कर लेना, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अभिक्रिया का प्रभाव क्या होता है। तो पहला होता है संक्षारण। संक्षारण क्या होता है, जब धातुएं अपनी वायु या नमी या अम्ल के संपर्क में आती हैं, मतलब कि जब धातुएं वायु, नमी या अम्ल के संपर्क में आती हैं तो उनमें उनकी सतह पर एक परत बन जाती है और वे धीरे धीरे खराब हो जाती हैं, उसे ही संक्षारण कहते हैं। जैसे कि लोहे पर जंग लगना, पहले तो लोहा साफ रहता है, फिर उसके बाद वो नमी के संपर्क में आकर के उसमें परत चढ़ने लगती है लोहे वो जंग की, तो यह एक संक्षारण होता है। मतलब कि लोहे पर जंग लगना संक्षारण होता है, ये भी आप याद रखिए। फिर आता है विकृत गंधिता। जब वसा या व तेल युक्त खाद्य पदार्थ लंबे समय तक रखने पर ऑक्सीकरण के कारण खराब होकर बदबू देने लगता है, उसे विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे कि पुराना तेल या चिप्स खराब होकर गंध देने लगता है। और दोस्तों यह भी यहाँ से नोट पॉइंट है कि चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है, तो नाइट्रोजन गैस भरी होती है, जिसका सूत्र होता है N2। तो दोस्तों विकृत गंधिता, जब कोई पदार्थ सड़ जाता है तो उसे ही विकृत गंधिता कहते हैं। समझ में आया, जैसे पुराना तेल जब रख दो तो उसपे फफूंदी लगने लगती है, चिप्स जब खराब हो जाता है तो गांव की भाषा में बोलते हैं मेहरा गया, तो मतलब कि यह विकृत गंधिता होता है, रेंसिडिटी होती है।
इसे रोकते कैसे हैं? तो पहला है खाद्य पदार्थ को फ्रिज में रखें। जैसे कि आपके पास केक हो गया, ये सभी खाद्य पदार्थ, अचार, शराब, जेली, कस्टर्ड पाउडर, ये सब खाद्य पदार्थ है, पर ये सब फ्रिज में नहीं रखे जाएंगे। केवल केक, कोल्ड ड्रिंक, ये सब चीज़ें खाद्य पदार्थ फ्रिज में रखे जाते हैं। फिर आता है वायुरोधी बर्तन में रखें। जैसे कि जब हम अचार को किसी वायुरोधी बर्तन में रखें तब वो खराब नहीं होगा। फिर आता है एंटीऑक्सीकारक मिलाएं। जैसे कि अचार सही रखने के लिए उसमें कोई कुछ करके मिलाया जाता है, खट्टा, एसिटिक अम्ल कुछ मिलाया जाता है, तो उसी प्रकार एंटीऑक्सीकारक मिलाएं। फिर आता है प्रकाश और वायु से दूर रखें। ज़्यादा खाद्य पदार्थों में ज़्यादा प्रकाश और वायु भी ज़रूरी नहीं होती है, जिससे विकृत गंधिता होने की संभावना हो जाती है अधिक वायु और प्रकाश की उपस्थिति में। तो दोस्तों, यहाँ से हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के विषय में पढ़ लेंगे। दोस्तों, आप इस चैप्टर को पक्का से पक्का तैयार कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके लगभग 3 से 4 नंबर के पूछने की आशंका होती ही होती है। तो दोस्तों, चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं। तो सबसे पहले हम MCQs देखते हैं। पहला MCQ है, रासायनिक अभिक्रिया का सही संकेत कौन सा होता है? पहला, रंग में परिवर्तन। दूसरा, ताप में परिवर्तन। तीसरा, गैस का निकलना। चौथा, ये सभी। तो दोस्तों, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, तो किसी में रंग परिवर्तित होता है, तो किसी में ताप परिवर्तित, तो किसी में गैस निकलती है। यानी कि इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब हमारा प्रश्न आता है दूसरा नंबर, निम्न में से कौन सी संयोजन अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया कौन सी है? तो पहला है, कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल से कराने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। दूसरा है, कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया अभिकृत करने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। तीसरा है, जिंक की अभिक्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ कराने पर जिंक क्लोराइड तथा हाइड्रोजन प्राप्त होता है। चौथा है, आयरन की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट के साथ कराने पर आयरन सल्फेट तथा कॉपर प्राप्त होता है। तो दोस्तों, संयोजन अभिक्रिया, फ्लैशबैक में जाइए, संयोजन अभिक्रिया होती क्या है? जिस अभिक्रिया में दो तत्व मिलकर यौगिक बनाते हैं, वही संयोजन या फिर योगात्मक अभिक्रिया होती है। तो दोस्तों, जब योग होता है जिस अभिक्रिया में, तो यहाँ पर इसमें ऑप्शन कौन कौन से हैं? तो इनमें से कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जब जल से करा रहे हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो रहा है। इसी एकमात्र अभिक्रिया में योग हो रहा है, तो दो तत्व मिलकर यौगिक बना रहे हैं। तत्व क्या, यौगिक मिलकर, दो यौगिक मिलकर एक महायौगिक बना रहे हैं, तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। तो इसमें भी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तीसरा आता है, निम्न में से कौन सी अपघटन अभिक्रिया है? तो दोस्तों, अपघटन बोले तो जिसमें अवयव या छोटे छोटे सरल पदार्थों में टूट जाता है यौगिक। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट टूट रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में। उसी तरह इसमें ऑप्शन क्या दे रखे हैं? पहला ऑप्शन है, हाइड्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराने पर 2H, इसमें पहले में थोड़ा सा गलती हो गई है, इसमें जल प्राप्त होना चाहिए। दूसरी है, कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया CaO को अपघटित करते हैं तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। तो ये तो डिट्टो क्वेश्चन आ गया, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों, आशा करती हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। चौथी है, निम्न में से कौन सा ऑक्सीकरण का उदाहरण है? तो ऑक्सीकरण का उदाहरण क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीकरण का उदाहरण होता है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में MCQs तो खत्म होते हैं। अब चलिए हम थ्योरिकल क्वेश्चंस को देखते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया क्या होती है? उदाहरण सहित दीजिए। इसी तरह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, उत्तर क्या होगा? ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। अपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग या ऑक्सीजन का ह्रास होता है। दोनों एक दूसरे से विपरीत अभिक्रियाएं होती हैं, तो एक को याद किया तो दूसरी भी याद हो जाएगी विपरीत करके। उदाहरण के लिए, CuO की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराने पर Cu प्लस H2O प्राप्त होता है। यह CuO का अपचयन और H2 का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो उदाहरण एक ही में दोनों आ गए, अर्थात रेडॉक्स अभिक्रिया हो गई। यहाँ तक तो समझ लिया। अब दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है, संक्षारण क्या होता है? इसके दो उदाहरण दीजिए। उत्तर है, जब धातुएं वायु, नमी आदि के संपर्क में आकर
धीरे धीरे खराब हो जाती हैं। इसे संक्षारण कहते हैं। उदाहरण के लिए लोहे पर जंग लगना, चांदी का काला पड़ना। दोस्तों, यहाँ से हमारा वीडियो समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको कैसी लगी वीडियो, और जो भी गलती हुई हो मुझसे वो भी आप कमेंट में बताइएगा। तो तब आप मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।